आज बच्चों हम पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे एस्टेट के लिए और इसके क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर मतलब जो पहले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है। और अगर आपको समझ में आए तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा जिससे मुझे पता लगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखो, पहली जो क्लासिफिकेशन हुई पॉलीमर में वो उनके अक्रेंस के हिसाब से हुई है। जैसे नेचुरल पॉलीमर, आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भाई आपको ऑप्शन दे देंगे, उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, तो आपको पता होना चाहिए जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। जैसे उसमें प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है और ये रबर हो गई। ठीक है। ये क्या होंगे? नेचुरल पॉलीमर कहलाएंगे। फिर आते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जिसमें कौन आता है? सेलुलोज के डेरिवेटिव। सेलुलोज एक कैसा है? नेचुरल पॉलीमर है, पर सेलुलोज एसीटेट जिसको रेयोन भी बोला जाता है ये एक सेमी सिंथेटिक है, या सेलुलोज नाइट्रेट, ये दोनों सेमी सिंथेटिक में आ गए। सेलुलोज क्या हो गया? नेचुरल, और ये जो एसीटेट है ये केमिकल लग गया तो ये सेमी सिंथेटिक में आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सिंथेटिक में तो जो बच गए, चाहे आपके पास नाइलॉन 6 बच गया हो, बुना एस हो गया हो, बुना एन हो गया हो, ये सारे क्या हो जाते हैं? फिर सिंथेटिक पॉलीमर हो जाते हैं। ठीक है। फिर आपको जो क्लासिफिकेशन याद रखनी है वो रखनी है उनके मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। वो क्या होती है? एक होता है एडिशन पॉलीमर, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो कि भाई आपने इथीन लिया, आपने क्या लिया? इथीन लिया, और उसको आप ऐड करते जा रहे हो तो आपके पास पॉली इथीन बन जाता है। ठीक है, जिसको आप पॉलीथीन बोलते हो। फिर ये कौन सा है? ये एडिशन। यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता, तब आप रिएक्शन करते हैं। एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या होता है? कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है जिसमें अगर आप दो चीजों की एडिशन कर रहे हो तो वहां पे कोई छोटा मोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जैसे पानी बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, या फिर अल्कोहल बाहर निकल जाता है, उसको आप बोल देते हो कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है। फिर क्या आता है आपके पास? फिर आपके पास आता है जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, एक बार वो समझिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। वो होते हैं इलास्टोमर। क्या होते हैं? इलास्टोमर्स होते हैं। और क्या होते हैं आपके पास? फाइबर होते हैं। फाइबर के बाद आपके पास आते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या आते हैं? थर्मोप्लास्टिक आता है। फिर क्या आता है आपके पास? थर्मोसेटिंग आता है। क्या आता है? थर्मोसेटिंग। अब इसमें देखो, सबसे ज्यादा फोर्सेस होती हैं फाइबर की। सबसे ज्यादा जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो किस में होती हैं? फाइबर में होती हैं। और फाइबर का एग्जाम्पल आपके पास क्या है? पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीअमाइड उसमें आ जाएंगे, ठीक है, और पॉलीएस्टर आ जाएंगे। ठीक है, जहां पे एस्टर बॉन्डिंग होगी वो पॉलीएस्टर, जहां पे अमाइड की बॉन्डिंग होगी वो पॉलीअमाइड। इलास्टोमर क्या होते हैं? इनमें वीक फोर्सेस होती हैं बहुत ज्यादा। जैसे इसमें बुना एस हो गया। क्या हो गया? बुना एस और बुना एन। ठीक है, बुना एस और बुना एन हो गया। ठीक है। फिर थर्मोप्लास्टिक की अगर बात करें तो ये इनके बीच में आता है, मतलब सबसे ज्यादा फोर्स इसमें, फिर दूसरे नंबर पे थर्मोप्लास्टिक में, और इलास्टोमर में सबसे वीक फोर्सेस होती हैं। थर्मोप्लास्टिक में आपके पास कौन कौन आ जाएगा? जैसे आपके पास है आपने पॉलीथीन सुना होगा, PVC आपने सुना होगा, ये थर्मोप्लास्टिक में आ जाते हैं। कौन? PVC हो गया या फिर पॉलीथीन हो गया। अगर थर्मो आप सेटिंग की बात करते हैं, थर्मो सेटिंग मतलब अगर आप इसको ज्यादा हीट देंगे ना तो फिर ये अपनी जो शेप और सब कुछ जो है वो इसकी खत्म हो जाती है। आप उसको दोबारा से मतलब मोल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो खत्म हो जाएगी, वो स्ट्रक्चर रीयूज नहीं हो सकता है। जैसे इसमें बेकेलाइट आता है। क्या आता है? बेकेलाइट आता है, या फिर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आता है। ठीक है, ये आप चारों अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसका प्रोसेस क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे? जो कैटलिस्ट होते हैं बच्चों, ये होते हैं परोक्साइड सारे। जैसे बेंजोइल परोक्साइड, ये इनिशिएट करते हैं रिएक्शन को, या एसिटाइल परोक्साइड, या टर्ट ब्यूटाइल परोक्साइड, ये क्या है? ये कैटलिस्ट हैं जो कि एज अ इनिशिएटर बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है इनिशिएशन स्टेप, फिर होता है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, प्रोपेगेट करना मतलब उस चीज को बढ़ाना। फिर क्या आ जाएगा? चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, टर्मिनेट करना। ठीक है, इनिशिएटिंग में मैंने बोला कि आप किस चीज का यूज करोगे? परोक्साइड्स का यूज करने वाले हो। अब कैसे यूज करने वाले हो वो देखो। जैसे आपके पास बेंजोइल परोक्साइड है, बेंजोइल परोक्साइड मतलब बेंजीन बनाएंगे,
ये CO, और पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड लिंकेज तो यही होती है। फिर से आप यही चीज़ बना देंगे, और जो भी आप पॉलीमर बनाते हो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। तो ये ऐसे हाफ में टूट जाएगा। तो दो आपके पास कैसे रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, C6H5, और आपके पास बना CO और ये O रेडिकल, ठीक है, जो ये रहा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से CO2 बाहर चली जाती है, CO2 बाहर चली जाती है, सिर्फ फिनाइल रेडिकल हमारे पास बच जाता है। अब आपके पास जो भी मोनोमर होगा आप वो ले लें, जैसे इन्होंने क्या लिया है, इथीन लिया है। अब देखो ये कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 आपके पास है, यहाँ पे भी रेडिकल फॉर्म में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और कैसे बन जाएगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी रेडिकल और यहाँ भी रेडिकल, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी रेडिकल फॉर्म में ही है, एक रेडिकल दूसरा रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बना दो, C6H5 बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपके पास देखो ये रेडिकल है, मतलब ये रिएक्शन चलती जाएगी, तब तक रेडिकल रहेगा। तो नेक्स्ट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, ठीक है, प्रोपेगेट होती रहेगी। फिर और क्या आ जाएगा आपके पास, इथीन आ जाएगा, वो भी ऐसे रेडिकल बना लेगा, रेडिकल रेडिकल फिर से ही बॉन्ड बना लेंगे। तो आप क्या लिख देते हो भाई, ये N, मतलब नंबर ऑफ यूनिट ऐसे जुड़ती जाएंगी। लास्ट स्टेप में फिर क्या हो जाता है भाई, आप उसको प्रोपेगेट कर देते हैं, जैसे ऐसी ऐसी 2 यूनिट आ गई, जैसे ये यूनिट आ गई और ये आपस में जुड़ जाए, फिर तो कोई रेडिकल नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, ठीक है। फिर आपके पास 2 तरीके के पॉलीमर होते हैं, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। होमो का मतलब क्या होता है कि सेम तरीके की यूनिट आपस में जुड़ रही हैं, जैसे इथीन इथीन आपस में जुड़ रही थी, तो ये क्या बन जाती है भाई, ये बन जाती है पॉलीइथीन, आप N यूनिट लगा देते हो। तो यहाँ पे सिर्फ इथीन ही था, कोई और तो नहीं आया, तो होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या हो जाता है भाई, 2 अलग अलग तरीके की चीजें हों, जैसे बुना N है या बुना S है, इसमें क्या हो जाता है कि भाई बुना BU आया है ब्यूटाडाइइन से और S आया है स्टाइरीन से, तो ये हो गया ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन, 2 तरीके के हो गए ना मोनोमर, तो ये कोपॉलीमर कहलाता है, ठीक है। जैसे ये दे रखा 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, ये बनाता है बुना S, और ये N यहाँ सोडियम है, क्योंकि यहाँ कैटलिस्ट के जैसे सोडियम बिहेव करता है, BU लिखा गया है यहाँ पे ब्यूटाडाइइन के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछा जाता है बुना S का मोनोमर क्या है, तो कौन कौन से हैं, ब्यूटाडाइइन प्लस में स्टाइरीन, ये 2 हैं, ठीक है। पॉलीथीन बता सकते हो 2 तरीके की होती है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अगर आपसे बात की मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ सकते हैं। एक तो इसको LDP बोला जाता है, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसे लिखा हुआ है ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन, और पेरोक्साइड तो इनिशिएटर हमेशा से रहते हैं। और ये लो डेंसिटी क्यों बोला गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती है ना, उतनी ज्यादा उसकी जो डेंसिटी होती है किसी भी चीज की, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है, जैसे ये ब्रांचेस दिखा रखी है, वो केमिकली इनर्ट होती हैं, ठीक है, और टफ भी होती है, फ्लेक्सिबल, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तभी इन चीजों का यूज किया जाता है इंसुलेटिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर और ये सब कुछ बनाने में। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें, जिगलर नाटा पे पूछा गया है कि भाई जो लो डेंसिटी पॉलीथीन थी उसमें ब्रांचिंग हो जाती है, उस ब्रांचिंग को रोकने के लिए हम एक कैटलिस्ट डालते हैं जिसको जिगलर नाटा बोला जाता है। वैसे होता क्या है वो, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, मतलब TiCl4, और क्या है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई मतलब आप इथाइल लिख ले C2H5, ये 3 टाइम, और ये एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो C2H5 ये 3, और ये टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। बात समझ गए। तो ऐसे हमारे पास फिर क्या बन जाती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, क्योंकि ब्रांचेस नहीं है तो बहुत अच्छे से पैक हो जाएगी, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है टेफ्लॉन, जो कि एक आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे नॉन स्टिकी मटेरियल, जिसको जो सरफेस, जो फ्राई पैन और ये सब कुछ बनते हैं, उस पर किसकी कवरिंग की जाती है, टेफ्लॉन की। उसका मोनोमर क्या है, टेट्रा फ्लोरो इथेन उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टेट्रा फ्लोरो इथेन उसको बोला जाता है। और उसको आप क्या कर दोगे, उसके मतलब उसका पॉलीमर बना दोगे, बस ये N वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, जिसको टेफ्लॉन बोला जाता है, उसका मोनोमर ये होता है,
ठीक है। फिर बात आ जाती है एक्राइलो नाइट्राइल की, ठीक है, जिसको अगर आप पॉलीमर बना देते हो तो पोली एक्रो नाइट्राइल उसको बोला जाएगा। उसके दूसरे नाम क्या है, ओरलोन, क्या है, ओरलोन और एक्राइलिन, ठीक है। इसमें ये देख सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर भी याद होनी चाहिए। देखो, एक्रो नाइट्राइल, नाइट्राइल CN के लिए वर्ड यूज किया जाता है ना, तो इसी वजह से आप ध्यान रखेंगे और इसकी पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो पोली एक्रोलो नाइट्राइल बन जाएगा। इसका दूसरा नाम ओरलोन या एक्राइलेन इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखा जाए तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर, भाई जिसमें जो छोटी मोटी पानी की यूनिट या HCl निकल सकता है या अल्कोहल बाहर निकल सकता है, उसमें कौन कौन आता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये अपने 2021 वाले पेपर में पूछा गया था, टेरिलीन और डेक्रोन का। ये दोनों एक ही है, टेरिलीन और डेक्रोन। भाई इनका मोनोमर क्या है, ठीक है। तो देखो, लीन वर्ड लिया गया है इथाइलिन ग्लाइकोल से और टेरी वर्ड लिया गया है टेरीथैलिक एसिड से, ठीक है। इसमें दो चीजें यूज की जाती है, कंडेंसेशन मतलब दो चीज तो होंगे, कोपॉलीमर है ये। इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल होगा प्लस में टेरीथैलिक एसिड होगा, तभी क्या बनता है, टेरिलीन, जिसको आप डेक्रोन भी बोलते हो, ठीक है। ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे देखो, ये कौन सी लिंकेज है, ये कौन सी लिंकेज है, इसको बोलते हो आप एस्टर लिंकेज। इसी को तो हम क्या बोल रहे थे, पोली एस्टर, जो कि फाइबर में आ रहे थे, जिनकी मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, मोनोमर पूछे जाते हैं। फिर बात आती है पोली अमाइड्स की, ठीक है। अभी जिसका आप नाइलोन 6,6 जिसको बोला जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप नाइलोन 6,6 में कौन, नाइलोन 6,6 देखो तो इसमें जो 6,6 आया है, ये किससे आया है, ये है हेक्सामिथाइलिन और ये डाई अमीन, ठीक है। और यहाँ पे भी 6 कार्बन है, 6 है ना, 4 ये रहे और 2 ये रहे, इसको आप कौन सा एसिड बोलते हो, एडिपिक एसिड। तो नाइलोन 6,6 किसकी वजह से बनता है, एक तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस में एडिपिक एसिड, तब जाके बनता है नाइलोन 6,6। और ये एक पोली अमाइड है। कौन सी, देखो यहाँ बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, ये बॉन्डिंग कौन सी कहलाती है, ये बॉन्डिंग कहलाती अमाइड, यही अमाइड होता है ना, तो ये पोली अमाइड कहलाते हैं, ठीक है। ये भी फाइबर्स में ही आते हैं, ठीक है। फिर नाइलोन 6, इसका मोनोमर पूछा गया था, इसको क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम। इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये इसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये 6 कार्बन है और एक NH2 है। यहाँ पे अमाइड बॉन्डिंग है ना, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस तब की जाती है और नाइलोन 6 बनता है। तो नाइलोन 6 का मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है पॉलीएस्टर की, ठीक है, कि जो एस्टर होते हैं, अभी हमने बात की थी यहाँ पे, ये नाइलॉन 6,6 में तो अपना कौन सा हो गया था, ये पोलीअमाइड हो गया था। अब ये हमने यहाँ पे बात की थी टेरिलीन की, जहाँ पे आपको क्या चीज मिली थी, आपको मिला था यहाँ पे पोलीएस्टर लिंकेज, ठीक है, किसमें, टेरिलीन में या फिर डेक्रोन में, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था। फिर आपके पास आते हैं कौन से, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, जहां से क्या बनता है अपने पास, बेकेलाइट बनता है, जिसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी बोलते हैं, या फिर इसको जो पहली इसकी फॉर्म बनती है वो नोवलैक बनती है। देखो, आपके पास फिनोल है, फिनोल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल आप ऐसे बनाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड आपके पास होता है ऐसे, ये चीज आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। होता क्या है कि भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ H होता है ना, तो यहाँ से जो H बाहर निकलेगा वो यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, वो H यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे ये जुड़ जाता है CH2OH, ठीक है। इन्होंने दिखा रखा है कि भाई ये यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है और ये यहाँ आके भी जुड़ सकता है। तब अगर यहाँ पे इसकी लिंकेज में ये पूरी क्या होने लगती है, पॉलीमराइजेशन, तो इसको नोवलैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोवलैक, जो पेंट और इन सारी चीजों में यूज होता है। और पर इसकी भी क्रॉस पॉलीमराइजेशन हो जाए, जैसे सारी जगह ये चीज जुड़ जाए, भाई यहाँ भी ये भी CH2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब तीनों पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा सारी जगह पे आता है, तो ये तब जाके क्या बनती है, पूरी लिंकेज, इसको बेकेलाइट बोला जाता है, ठीक है, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है, ठीक है। तो इसका मोनोमर आप ध्यान रखेंगे कि बेकेलाइट का मोनोमर कौन कौन से हैं, तो कौन सा है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, इसके क्या हैं, मोनोमर हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए आपके पास मेलामाइन, जिसको
फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर के नाम से ही मतलब जाना जाता है, मेलामाइन, जो कि क्रोकरी में यूज किया जाता है। ये मेलामाइन है प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड, तब जाके रेजिन इंटरमीडिएट ये बनता है और मेलामाइन पॉलीमर ये लास्ट में बन जाता है। ये मेलामाइन है प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड, तब आप इसको क्या बना देते हैं, इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो मेलामाइन पॉलीमर यहाँ पे बन जाता है, जो कि क्रोकरी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनके मोनोमर या फिर मोनोमर देके पॉलीमर ऐसे ही पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा गया है, मैंने बुना एस और बुना एन बताया था आपको कि बुना एस मतलब ब्यूटाडाइन, ये 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस में स्टाइरीन, ये स्टाइरीन होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बुना एस। अगर यहाँ पे एन होता, ठीक है, यहाँ पे एन होता तो ये क्या होता है, यहाँ पे ब्यूटाडाइन, ठीक है, यही 1,3 ब्यूटाडाइन, और ये यहाँ पे क्या होता, एक्रोनाइट्राइल यहाँ पे होता। ठीक है, तब जाके बुना एन बनती है। ठीक है, ये तो स्टाइरीन था एस में तो, और एक्रोनाइट्राइल होगा तो बुना एन होती है। ठीक है, आगे देखने को मिल जाएगा। ये बहुत बार, ये 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेचुरल रबर की इसका मोनोमर क्या होता है। ठीक है, देखो आपके पास आइसोप्रीन जो कहलाता है वो इसका मोनोमर कहलाता है नेचुरल रबर का, और सिस फॉर्म में ये होता है। ये इसका क्या कहलाता है, आइसोप्रीन, ये नेचुरल जो रबर है उसका क्या कहलाता है, मोनोमर कहलाता है। आप इसका नाम भी रख सकते हो ना, मान लीजिए आप यहाँ से गिनोगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कितने 4 कार्बन है। दूसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और आपकी कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट और थर्ड, 1, 3, ये ब्यूटाडाइन इसका नाम हो जाएगा, या फिर कॉमन क्या बोलोगे, आइसोप्रीन इसको आप बोलोगे। ठीक है, नेचुरल रबर का ये क्या होता है, मोनोमर होता है। ठीक है, फिर वल्कनाइजेशन की जाती है नेचुरल रबर की, ताकि वो क्या हो सके, क्योंकि पहले बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाया करती थी, तो वल्कनाइजेशन की गई, जिसमें क्या ऐड किया जाता है, सल्फर को ऐड किया जाता है। किसको, सल्फर को ऐड किया जाता है, वही वल्कनाइजेशन होता है, जैसे ये एडिशन ऑफ सल्फर दिखा रखा है। फिर आपसे जो सिंथेटिक रबर है वो आपसे पूछी जाती है। सिंथेटिक रबर आपके पास क्या होती है कि क्लोरोप्रीन उसका मोनोमर है, और पॉलीमराइजेशन कर देते हो तो नियोप्रीन बन जाता है। ठीक है, अगर आप जो आपसे सिंथेटिक रबर पूछा जाए तो उसको बोलते हैं हम नियोप्रीन, और उसका जो मोनोमर कहलाता है वो कहलाता है क्लोरोप्रीन। नेचुरल रबर में यहाँ Cl की जगह CH3 था, जिसको आइसोप्रीन बोला गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, Cl आ गया, जिसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोप्रीन, और उसका जो पॉलीमर करके आप बना दोगे उसको बोल देते हो नियोप्रीन। फिर अभी मैंने बताया था बुना एन, जैसे बुना एस में यहाँ स्टाइरीन था, यहाँ पे क्या आता है, एक्रोनाइट्राइल आ जाता है, तो बुना एन बन जाता है। तो बुना एन के आपसे आइसोमर वो पूछे जाए मोनोमर, तो क्या बोलोगे, ब्यूटाडाइन प्लस में एक्रोनाइट्राइल। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आपसे क्या पूछा जाता है कि बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो क्या है, PHBV और नाइलॉन 2,6। ठीक है, कौन कौन सा, PHBV, इसमें क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, फिर से आप बोलोगे पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये वेलरेट है और ये ब्यूटायरेट है। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, नाइलॉन 2,6, ये दोनों कैसे पॉलीमर हैं, ये बायोडिग्रेडेबल मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और नेचुरल पॉलीमर भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये भी कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे बेकेलाइट है, बेकेलाइट का क्या क्या बताया था, फिनोल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, ग्लाइप्टल के मतलब जो मोनोमर हैं वो कौन कौन से हैं, देखो ये एक तो था टेरिलीन, ये है ग्लाइप्टल, ये था ग्लाइकोल से इथाइलिन ग्लाइकोल, प्लस में PTL आए हैं ना, इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। टेरिलीन में टेरीथैलिक टेरीथैलिक होता है, और यहाँ पे क्या है, ग्लाइप्टल में थैलिक एसिड होता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में यूरिया प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड। PVC में क्या होता है, आपके पास जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड। पॉलीस्टाइरीन में मोनोमर देखो खुद ही बता रहा है स्टाइरीन होगा, जैसे पॉलीथीन में इथीन होता है, पॉलीप्रीन में प्रोपीन होता है। ठीक है ना, तो ये सारे आपको जो क्या दे रखे थे, पॉलीमर दे रखे थे, वो आपको सारे पता होने चाहिए, और उनके मोनोमर, उनकी स्ट्रक्चर आपको पता। इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, द मोनोमर ऑफ नियोप्रिन रबर इज, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो नियोप्रिन होता है वो किससे बनता है, क्लोरोप्रिन, जो कि सिंथेटिक रबर होती है। फिर देखो क्या है, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, ये 2021 के ही क्वेश्चन है।
द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज क्या थी, 2-methyl-1,3-butadiene, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, द मोनोमर ऑफ ग्लाइप्टल, ग्लाइप्टल मतलब ये तो क्या है, ग्लाइकोल से आया है, और ये किससे आया है, थैलिक एसिड से आया है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में थैलिक एसिड। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि भाई जो लो डेंसिटी जो पॉलिथीन है उसमें क्या ऐसा ऐड किया जाए कि वो कैसा बन जाए, अपने पास हाई डेंसिटी पॉलिथीन वो आ जाए, तो उसमें क्या डाला जाता है, जिगलर नाटा डाला जाता है। ठीक है, फिर देखो ये आपसे पूछा गया है, पॉलीमर दे रखे हैं, उनके मोनोमर बताने हैं। अभी अभी हमने देखा था ग्लाइप्टल का इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मिथैलिक एसिड, बेकेलाइट में अपने पास क्या होता है, फिनोल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि ये वाला ऑप्शन है। नाइलॉन 6 में क्या होता है, हेक्साइथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, ये इसका आंसर है। और बुना एन में क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस में एक्रोनाइट्राइल, जो कि ए है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर आर मेड अप ऑफ पॉलीमाइड बॉन्डिंग, किस में होती है, नाइलॉन में। नाइलॉन आपने देखा था ना, नाइलॉन होती है आपके पास जो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। ठीक है, ये आपके पास था भाई, ये 6 टाइम था, और ये NH2 था, और यहाँ भी NH2 था। फिर आपके पास एडिपिक एसिड था, जो कि आपने ऐसे लिखा था, और ये COH, और यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और ये OH, और यहाँ से H2O बाहर निकला था, यहाँ ये NH, ये OH बाहर चला गया, यहाँ से ये CO, यही तो कौन सी बॉन्डिंग है, अमाइड बॉन्डिंग है, तो नाइलॉन इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिकी कुकवेयर, वो किससे बनता है, पॉली इथाइलिन, अपने पास ये पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, जिसको टेफ्लॉन भी बोला जाता है। फिर क्या है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमर, इनमें से कौन सी बात जो है वो ट्रू नहीं है पॉलीमर के लिए, तो पॉलीमर है लो मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल नहीं, पॉलीमर है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, वेट होता है, तो यही इसका आंसर ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इनमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, हमारे पास सेलुलोज, क्योंकि एक नेचुरल पॉलीमर है। फिर देखो क्या है, द मोनोमर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन 6 कौन सा होता है आपके पास, एडिपिक एसिड प्लस में हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर का इस हमारे पास क्या, देखो ये भी नेचुरल है, स्टार्च भी नेचुरल है, प्रोटीन भी नेचुरल है, तो बेकेलाइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। फिर देखो द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, सबसे ज्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो किस में होती हैं, फाइबर में होती है, और फाइबर क्या है, नाइलॉन 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना तो बुना एस है, ना नियोप्रिन है, क्योंकि ये रबर में आ जाता है, ना PVC है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें आते हैं, थर्मोप्लास्टिक में आ जाते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो यहाँ पे अपना पॉलीमर जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है।